हमारे आसपास अभी मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, पर फिर भी हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो हमें बीमार नहीं करती। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पृथा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज के इस सेशन में हम क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हम इसको अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। तो क्या है हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम बोलते हैं कि हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है। हेल्थ ऐसी चीज है, हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे हमारे पास कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग प्रेजेंट होती है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। अब पैथोजेंस क्या होते हैं? किसी को पता है पैथोजेंस? जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि हमारे आसपास अभी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, पर सब हमारे बीमार हमें तबीयत खराब नहीं कर रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो हमें बीमार करती है। नॉट ऑल ऑफ देम। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो हमको बीमार करते। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर एबिलिटी होती भी है तो हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, जिसको हम सब जानते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी की वजह से हम हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमार नहीं पड़ते हैं। अब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्या बोलते हैं हम उनको? पैथोजेंस। पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। और डिजीजेस, सबसे पहले हम डिजीजेस का एक क्लासिफिकेशन करते हैं। डिजीजेस को मैं यहाँ पे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में सबसे पहले क्लासिफाई कर रही हूँ। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल हमने कोविड अभी देखा, कितनी जल्दी वो एक से दूसरे, तीसरे से चौथे में ट्रांसमिट करता था, बिकॉज इट वाज एन एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न भी था, हवा से ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिट करके वो दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट करता था। तो कोविड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है। इसके अलावा एड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान से ट्रांसमिट हो सकता है, नॉट थ्रू एयर, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, या मदर से फीटस में प्लासेंटा के थ्रू। तो इट इज ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोस काइंड ऑफ डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकती है। नॉन इन्फेक्शियस, नाम से ही पता चल रहा है, इसका ऑपोजिट काम करेगा। नॉन इन्फेक्शियस, नॉट ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैंसर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डायबिटीज। डायबिटीज भी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती। कैंसर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख ली, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में हमने क्लासिफाई किया डिजीजेस को। अब हम अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बी इट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या हेलमिंथ, ये अलग अलग तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके की डिजीजेस कॉज करती हैं, हम ये देखेंगे। सबसे पहला जो हम ग्रुप ले रहे हैं वो है बैक्टीरियल डिजीजेस का। बैक्टीरियल डिजीजेस में सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड हम आज आए दिन सुनते रहते हैं, इसको टाइफॉइड हुआ है, इसको टाइफॉइड हुआ है, बहुत तेज बुखार होता है। तो हम सबको पता है ये बात, ये हम आए दिन अपने घर में देखते रहते हैं। क्यों टाइफॉइड? सबसे पहले तो याद रखना, टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसका जो पैथोजन है, या हम इसको बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट, इसको हम कॉजेटिव एजेंट भी बोलते हैं। पैथोजन से याद रखना, या फिर हम ये भी बोलते हैं कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है।
अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया तो ठीक है, बट कौन सा बैक्टीरिया, नेम ऑफ द बैक्टीरिया, इट इज सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है जो टाइफॉइड कॉज करता है। टाइफॉइड में और क्या क्या होता है, टाइफॉइड का टारगेट एरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली इफेक्ट करता है। क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है, क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, पानी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, पानी गंदे पानी से या फूड से, जो खाना कंटामिनेटेड हो उससे ये फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, इसलिए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। उसके बाद क्या क्या की सिम्टम्स होते हैं, हमने सुना है टाइफॉइड फीवर हो गया, फीवर बहुत तेज बुखार होता है, बहुत तेज सस्टेन्ड, और इजीली वो बुखार जाता भी नहीं है, बार बार पैरासिटामोल लेना पड़ता है, सस्टेन्ड फीवर रहता है, सस्टेन्ड फीवर, वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है क्योंकि इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट कर रहा है। इंटेस्टिनल ज्यादा बढ़ जाए टाइफॉइड, लेट्स से आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए, इंटेस्टिनल परफोरेशन भी हो सकती है अगर टाइफॉइड आपने ढंग से सही टाइम पे टैकल नहीं किया तो। इसमें सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टिन में छेद भी हो सकते हैं। नाउ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम बोलते हैं वाइडल टेस्ट। क्या बोलते हैं टाइफॉइड के टेस्ट को, क्या बोलते हैं, हम जो टेस्ट कराने जाते हैं सेंटर्स में कि टाइफॉइड का टेस्ट, डॉक्टर लिख देते हैं कि टाइफॉइड का टेस्ट कराइए, तो इट इज कॉल्ड वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट बोलते हैं, एक कुक थी जिनका नाम था मेरी मेलो, बाद में उनको टाइफॉइड मेरी का नाम भी दिया गया। वो एक प्रोफेशन से एक कुक थी, ठीक है। अब वो खाना बनाती रहती थी लोगों के लिए, कई साल तक वो लोगों के लिए खाना बनाती रहती थी, और उनको टाइफॉइड था, और वो जो खाना बनाती थी उसके थ्रू कई सारे लोगों को टाइफॉइड होता गया। तो जब टाइफॉइड की खोज हुई तब पता चला कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस टाइफॉइड मैरी इनका नाम रख दिया गया, क्योंकि इनको टाइफॉइड था और ये जो खाना बनाती थी उनको उससे सब लोगों को टाइफॉइड हो रहा था, और इसको बोलते हैं वाइडल टेस्ट बोलते हैं। सेकंड, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज हमने डिस्कस कर लिया टाइफॉइड। सेकंड बैक्टीरियल डिजीज जो हम आते हैं वो है निमोनिया। निमोनिया भी काफी कॉमन है, बच्चों में काफी होता है। निमोनिया के दो पॉजिटिव एजेंट है, इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दो पॉजिटिव एजेंट है, ये दो स्पीशीज है बैक्टीरिया के जो निमोनिया कॉज करती है। निमोनिया किस चीज को अफेक्ट करता है, जैसे पहला वाला स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा था, यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन है वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमें पता है लंग्स में होता है, एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। एल्वियोलाई जो है ये इसलिए गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, तो इट यूजुअली हैज गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो यूजुअली एयर फिल्ड, यूजुअली नहीं एयर फिल्ड ही होता है, बट निमोनिया के केस पे इसमें फ्लूइड भर जाता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है या म्यूकस भर जाता है। इसके भी क्या क्या सिम्टम्स है, फीवर्स आते हैं, चिल्स आते हैं, कफ आता है। फिर सीवियर केसेस में, इसमें जैसे सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जा रहे थे टाइफॉइड के केस में, निमोनिया के केस में जो फिंगर नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ये इसके सीवियर केस में ऐसा होता है, इन सीवियर केसेस। नॉट इफ इट्स ट्रीटेड एट द राइट टाइम, अगर सही टाइम पे ट्रीट कर लिया तब तो डॉक्टर्स मेडिसिन वगैरह सब प्रिस्क्राइब कर ही देते हैं। आपको पता होगा एंटीबायोटिक्स देते हैं, बैक्टीरियल डिजीज को हम, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। और नेक्स्ट ये कैसे स्प्रेड करता है, वही इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स या यूटेंसिल्स शेयर करने से, तो ऐसे फैल जाता है निमोनिया। नेक्स्ट हमने दो इंपॉर्टेंट जो हमारी एनसीईआरटीज में गिवन थी, दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज देख ली, टाइफॉइड और निमोनिया। अब जो हम वायरल डिजीज देखने वाले हैं वो आए दिन हम सबको होता रहता है, विच इज कॉमन कोल्ड। इट इज अ वायरल डिजीज, वायरल होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड का जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक वायरस है। कौन सा वायरस है, वायरस का नाम है राइनो वायरस। इट इज द नेम ऑफ द वायरस इज राइनो वायरस।
राइनो वायरस, राइनो से याद रखो। कॉमन कोल्ड भले ही इट इज नॉट वेरी बिग इशू, बट कॉमन कोल्ड बहुत दिक्कत देता है, बहुत गुस्सा आता है कुछ दिन जब लोगों को कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ वायरस। और इसलिए हम कॉमन कोल्ड में कभी भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, एंटीबायोटिक्स का काम नहीं है, बिकॉज इट इज अ वायरल डिजीज। एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरियल डिजीज में देते हैं। राइनो वायरस इज दैट वायरस। बार बार ये क्यों पता नहीं, ये इरेजर आ जा रहा है। वायरस, तो कॉमन कोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीज। नेक्स्ट, और ये कॉमन कोल्ड कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? अपर रेस्पिरेटरी पार्ट को इफेक्ट करता है यूजुअली, लंग्स वगैरह तक नहीं जाता है। लंग्स निमोनिया में इफेक्ट करते हैं, एल्वोलाई में इफेक्ट करते हैं, बट कॉमन कोल्ड में लंग्स इफेक्ट नहीं होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही कॉमन कोल्ड में इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एक प्रोटोजोन डिजीज देखेंगे, वो भी बहुत कॉमन है, विच इज मलेरिया। मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिजीज। मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिजीज, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। इट इज प्लाज्मोडियम। क्या नाम है इसका? मैं अच्छे से लिख देती हूँ। प्लाज्मोडियम है इसका कॉजेटिव एजेंट। और साफ लिखती हूँ, आप लोगों को समझ आएगा। मैं एक्चुअली कर्सिव में लिखती हूँ, तो कई बार प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट। अब इसके 3 स्पीशीज हैं। ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी 3 स्पीशीज है जो मलेरिया कॉज करते हैं हम इंसानों में। वो कौन से 3 स्पीशीज है? सबसे पहला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सेकंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, और थर्ड प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। इन तीनों में से प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जो एक पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये सबसे मैलिग्नेंट फेटल टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करती है। सबसे खतरनाक, अगर आपको मलेरिया हो जाता है और इट्स वेरी सीवियर, तो हाई चांसेस है कि आपको ये वाले पर्टिकुलर स्पीशीज की वजह से मलेरिया हुआ है। इट इज प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, जो कि सबसे मैलिग्नेंट या सबसे फेटल टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है। अब देखेंगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसा है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसा है, कैसे ये इंसानों को इफेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। सबसे पहले लेट्स से देयर इज अ मस्कीटो। इसमें किस तरीके का मस्कीटो? मलेरिया, हमेशा याद रखना, हमने बचपन से ही पढ़ा है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो इज द वेक्टर हियर। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो ये मलेरिया के प्लाज्मोडियम कॉजेटिव एजेंट को कैरी करती है। ये पर्टिकुलर मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, इट इज द वेक्टर। इसके वजह से ही एक से दूसरे इंसान से इंफेक्शन फैलता है। जब ये पर्टिकुलर फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को काटती है, बाइट करती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इसके ये इंजेक्ट करती है एक इन्फेक्शियस फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। एक इन्फेक्शियस फॉर्म है जो इन मस्कीटोज के सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर्ड रहता है। तो सबसे पहले जब ये एक इंसान को काटती है, तो इनके सलाइवरी ग्लैंड से ये जो स्पोरोजोइट्स नाम की जो चीज है, ये इंसान के ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। जब चली जाती है तो ये सबसे पहले जो स्पोरोजोइट्स है, ये जाके लिवर को अटैक करती है। लिवर में जाके ये मल्टीप्लाई करती है। लिवर सेल्स में जाके ये स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसके वजह से हमको हेडेक्स, हमको फीवर, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है एज सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स में ये यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स रप्चर कर जाते हैं,
क्योंकि ये इतने ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं कि रेड ब्लड सेल्स रप्चर कर जाते हैं और वो एक टॉक्सिन सब्सटेंस एक रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन ये वो टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमको बार बार फीवर आते रहते हैं, चिल्स, ठंडी लगती है बहुत ज्यादा और बार बार फीवर आते हैं, रीअकरिंग फीवर आता है। तो ये हीमोजोइन इज दैट toxic substance which is released by the RBCs after they get ruptured because of these parasitic multiplication. उसके बाद जब infected human takes up parasites, अब जब ये चीज कोई और मस्कीटो आके बाइट करता है वापस, तो दिस साइकिल गोज ऑन। ये जो है ये साइकिल रिपीट करता रहता है। वापस से ये इसको आके कोई सेम ऐसा फीमेल इन एनोफिलीज मस्कीटो बाइट करेगा, तो यही चीजें, ये स्पोरोजोइट्स उस मस्कीटो में चली जाएंगी और फिर वो मस्कीटो वापस से किसी को काटेगा, किसी ह्यूमन को, तो it gets transmitted this way. So it is a cycle that gets transmitted. Next हम देखेंगे अमीबिक, हेलमिंथस और फंगल। हमने सबसे पहले बैक्टीरियल देख लिया, फिर हमने वायरल देख लिया, फिर हमने क्या देख लिया, हमने मलेरियल भी देख लिया। मलेरियल वाज प्रोटोजोअन डिजीज भी देख लिया। अब हम देखेंगे अमीबिक डिजीज। अमीबियासिस होता है। द फर्स्ट वन इज अमीबियासिस। अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अमीबिक डिसेंट्री, इसका पैथोजन क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटामीबा हिस्टोलिटिका वो पॉजिटिव पैथोजन है जो अमीबियासिस कॉज करता है या अमीबियासिस डिसेंट्री कॉज करता है। ये किस चीज को अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। इसमें स्टूल्स में एक्सेसिव म्यूकस आता है, कई बार ब्लड भी आता है सीवियर केसेस में। और ये किस चीज से फैलता है, इसका वेक्टर क्या है, हाउस फ्लाइज इसके मैकेनिकल कैरियर होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि खाना ढक के रखो, खाने में मक्खी ना गिरे। दीज आर द रीजंस, बिकॉज ये जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाइज, दे आर ऑफन कैरियर्स और वेक्टर्स ऑफ दीज टाइप ऑफ डिजीजेस। तो ये जब खाने पे बैठेंगे, दे माइट रिलीज, ये लोग एमीबियासिस जो है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो प्रेजेंट है, ये लोग खाने को कंटामिनेट करेंगे, जिससे हमें ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं दैट इज एलिफेंटियासिस एंड एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस जो होता है ये एक राउंड वर्म की वजह से होता है। राउंड वर्म, एस्कैरिस इज द नेम ऑफ दैट राउंड वर्म। इंटेस्टिनल राउंड वर्म होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, हम कई बार बच्चों को भी बोलते हैं धूल में मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो। इसकी वजह से कई बार एस्कैरियासिस जैसे बीमारियां हो सकती हैं अगर सॉइल में इन तरीके के इंटेस्टिनल राउंड वर्म्स प्रेजेंट हो, और ये ट्रांसमिट करती है सॉइल, वाटर कंटामिनेटेड विद फीसेस। सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। एस्कैरियासिस के ये सारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज एलिफेंटियासिस। ये बहुत भयानक लगा था जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा था, तो मुझे ये बहुत भयानक लगी थी कि भाई ये कैसा डिजीज है। तो ये फिलेरियल वर्म होता है, जिससे एक तरीके का वर्म होता है, एक तरीके का एस्केल हेलमिंथ है, ठीक है, ये दोनों है हेलमिंथ, ये दोनों हेलमिंथ है। ये एस्कैरिस राउंड वर्म की था, ये है, इसमें है, ये है फिलेरियल वर्म। एक होता है फिलेरियल वर्म बोलते हैं जिसे हम फिलेरियल वर्म, या इसको फिलेरियासिस तो इसके डिजीज का नाम है, या एलिफेंटियासिस ये डिजीज के नाम है। जो कॉजेटिव पैथोजन है वो है वुचरेरिया ब्रैंकोप्टी या वुचरेरिया मलई, ठीक है। आई नो द नेम्स आर बिट डिफिकल्ट, बट अगर आप बार बार उसको बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। वुचरेरिया इज द जीनस नेम। ये जो वुचरेरिया है ये कॉमन है, इट इज द जीनस नेम। स्पीशीज अलग है देखो दोनों की, और दोनों ही स्पीशीज क्या कॉज करेंगी, एलिफेंटियासिस कॉज करेंगी। वुचरेरिया ब्रैंकोप्टी, वुचरेरिया मलई, ठीक है, याद रखना। दिस इज बी, दिस इज एम, बीएम, BMW, BM, ओके।
वेक्टर वही फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, इसकी भी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, फीमेल एनोफिलीज नहीं है, आई एम सॉरी, फीमेल मस्कीटो है, नॉट एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज सिर्फ मलेरिया की है वहां पे। सिम्टम्स वही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। इसके सिम्टम्स बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके सिम्टम्स बाकी हर तरीके की बीमारियों जैसे नहीं है, दे आर अ बिट डिफरेंट। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है लिम्फेटिक नोड्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का। कहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स और वेसल्स? लिम्ब के, लोअर लिम्ब के। सबसे ज्यादा अगर इस डिजीज में कोई चीज इफेक्ट करती है वो है लोअर लिम्स। लोअर लिम्स, जेनिटल्स, ये सब डिफॉर्म हो जाते हैं और बहुत बड़े भी हो जाते हैं। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट एलिफेंटियासिस, मतलब हाथी जैसे पैर हो जाते हैं, इसलिए नाम दिया है एलिफेंटियासिस। ये जो लोअर लिम्ब है ये एक इंसान का, एनसीईआरटी में भी आपको पिक्चर मिलेगी एक इंसान की कि जिसके पैर ऐसे भारी हो गए, मोटे हो गए, दैट इज बिकॉज ऑफ एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इज दैट डिजीज जिसके वजह से लोअर लिम्ब इफेक्ट करता है। लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं, जो लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ओनली, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, तो वो इफेक्ट करता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन, और जेनाइटल्स को भी इफेक्ट करता है एलिफेंटियासिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है, दीज आर और फंगल डिजीज है ये रिंगवर्म। पैथोजन, जो 3 इंपॉर्टेंट फंगाई के हम स्पीशीज यहाँ पे पढ़ेंगे वो है, फर्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरम, फिर है ट्राइकोफाइटन, फिर है एपिडर्मोफाइटन। ये 3 वो जीनस है फंगाई की जो रिंगवर्म कॉज करती है। रिंगवर्म इज अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन कैसे है? वही सॉइल से, कपड़े शेयर करो, टॉवल शेयर करो अगर, और ये मॉइस्ट और हीट, जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है और मॉइस्चर होता है, वहां पे बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। इनफैक्ट किसी भी फंगल इन्फेक्शन को देखना, मॉइस्ट जगह पे और ऐसी थोड़ी ह्यूमिड जगह हो, वहां पे फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली होता है। लोगों को भी स्किन पे बहुत इजीली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर एंटी फंगल क्रीम्स और ये सब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सिम्टम्स क्या है? ड्राई स्केली लीजन्स, स्किन पे होता है यूजुअली ड्राई स्केली लीजन्स, स्किन में, नेल्स पे, स्कैल्प पे बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग होती है। दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ फंगल डिजीज। रिंगवर्म के ये सिम्टम्स है। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, वो भी नीट का सवाल है, नीट 2015 में आया था, वेरी इजी, बहुत 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 इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? हमेशा पेपर में जब भी नॉट दिखे, हमेशा नॉट को अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि आप भूलो ना कि इसमें नॉट पूछा हुआ है। कौन सा वायरल डिजीज नहीं है? बताओ। सिंपल, टाइफॉइड। टाइफॉइड इज द आंसर। टाइफॉइड किस तरीके का डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। और क्या बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा है हमने टाइफॉइड के अलावा? टाइफॉइड के अलावा हमने निमोनिया पढ़ा है, निमोनिया। बाकी सारी जो है, एड्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, तीनों वायरल डिजीज है, तीनों वायरस। इसका इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स का भी वायरस, एड्स का भी HIV वायरस, HIV वायरस। आई होप सबने नाम सुना होगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज द नेम ऑफ द वायरस, जो कि एड्स कॉज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तब मेरा इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फेवरेट हुआ करता था। मुझे इम्यूनोलॉजी बहुत पसंद है फॉर सम रीजन। इम्यूनिटी पढ़ेंगे हम, इम्यूनिटी के बारे में सब बोलते हैं कि ये खाओ वो खाओ, इम्यूनिटी अच्छी होगी, विटामिन सी रिच चीजें खाओ, हाँ सब बोलते हैं। तो आज हम इम्यूनिटी को देखेंगे। हमारी बॉडी की कुछ इनबिल्ट इम्यूनिटी चीजें भी हैं, मतलब हमारी बॉडी की खुद की इनबिल्ट इम्यूनिटी भी है, बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म भी है। हम एक्सटर्नली तो चीजें लेते हैं अपनी इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट हमारी इनबिल्ट इम्यूनिटी भी हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी
Immunity is the overall ability of our body to fight off disease causing microorganisms. हमारा इम्यूनिटी क्या है? हम इम्यूनिटी वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में मदद करती है। दो मेन तरीके की इम्यूनिटी है। सबसे पहला इनेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से ही पता चल रहा है, इनेट मतलब इनबिल्ट, इंग्लिश में पढ़ा होगा। इनेट मतलब होता है कोई चीज जो इनबिल्ट हो, जो पहले से प्रेजेंट हो। एक्वायर्ड मतलब वो बाद में हमको मिली है। एक्वायर्ड, हमने कोई चीज पहले से नहीं थी, हमने बाद में ली है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी का क्या है? नॉन स्पेसिफिक होती है और बचपन से ही प्रेजेंट होती है। जब से हम पैदा हुए होते हैं, शुरू से ही हमारी इनेट इम्यूनिटी हमें मिली हुई होती है। नॉन स्पेसिफिक होता है, क्या मतलब है नॉन स्पेसिफिक का? ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कि भाई मैं इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इक्वली एक्ट करता है। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो मैं ऐसा एक्ट करूंगा, अगर ये वाला आएगा तो मैं ऐसे एक्ट करूंगा, या मैं इतने इंटेंसिटी से एक्ट करूंगा, नहीं। इट इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करा हो, ये सेम तरीके का, सेम इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स दिखाएगा, इसलिए इट इज नॉन स्पेसिफिक। सेकेंड जो हमारा टाइप है, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल इसका उल्टा। जो मैंने यहाँ पे समझाया, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली लिखा है पैथोजन स्पेसिफिक। इसका मतलब पैथोजन पे डिपेंड करेगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कैसे इम्यूनिटी, हम कैसे रिस्पॉन्स होगा, इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो पैथोजन स्पेसिफिक होगा। किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर किया है, किस तरीके का एंटीजन है। हम कई बार पैथोजन को, जो डिजीज कॉज कर रहा है, उसको हम, उस फॉरेन बॉडी को हम एंटीजन भी बोलते हैं, याद रखना। वी ऑल्सो कॉल इट एंटीजन, एंटीजन। और आप हायर क्लासेस में देखोगे हम इसको इम्यूनोजन भी बोलते हैं। अगर आप और हायर स्टडीज में जाओगे तो आप देखोगे इसको इम्यूनोजन भी बोलते हैं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, पर बहुत हल्का डिफरेंस है इम्यूनोजन और एंटीजन में, इसलिए हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने देखा पैथोजन स्पेसिफिक है और मेमोरी बेस्ड भी है। क्या मतलब है? मेमोरी बेस्ड है, इसका मतलब जब कोई पहली बार कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है कि अच्छा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहली बार एंटर किया है बॉडी में। अब जब सेकेंड टाइम वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो हमारे बॉडी का एक मेमोरी ऑलरेडी बना हुआ है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म तो पहले भी एंटर किया था, तो तब उसका सेकेंडरी रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक मेमोरी तैयार कर लेता है, जिससे वो याद रखता है कि किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंटर किया था, उसको वो याद रख लेता है। मेमोरी, कुछ मेमोरी सेल्स होती हैं, हम मेमोरी बी सेल्स, टी सेल्स बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ये जो कुछ सेल्स होती है ये एक मेमोरी बना लेती है इस चीज का, उनको याद रहता है कि हाँ अच्छा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बार एंटर किया था। तो जब सेकेंड टाइम एंटर करता है तो हमारा बॉडी कहीं ना कहीं तैयार रहता है कि भाई कैसे इसको टैकल करना है, कैसे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना है और बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम बोलते हैं मेमोरी बेस्ड। हमारा इम्यून सिस्टम एक मेमोरी तैयार कर लेता है उस पैथोजन की जो पहली बार एंटर किया होता है, और सेकेंड टाइम वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उस पर अटैक करता है। नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी हमने देख लिया। अब इनेट इम्यूनिटी के भी अलग अलग टाइप्स है। क्या है? सबसे पहला है फिजिकल, फिर है फिजियोलॉजिकल, फिर है सेल्यूलर, फिर है साइटोकाइन। तो ये इनेट इम्यूनिटी के अलग अलग डिविजन्स है जो हमने किए हुए हैं। फिजिकल में क्या आता है? इनेट इम्यूनिटी जो मतलब हमारे पहले से इनबिल्ट है। हमारे फिजिकल में आता है स्किन। देखो जब से हम जन्माए होते हैं, स्किन तो पहले से ही होता है। स्किन सबसे पहला वो बैरियर है जो हमें पैथोजन से बचाता है। सबसे पहले स्किन होता है, स्किन से पहले तो कुछ होता नहीं है। स्किन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला बैरियर है जो क्रिएट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हमारे बॉडी के बीच में। तो स्किन है, म्यूकस है, म्यूकस कोटिंग है। म्यूकस कोटिंग किसकी? हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ये सारे ट्रैक्ट की
जो है ये म्यूकस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। फिजियोलॉजिकल में क्या है, स्टमक एसिड, सलाइवा, टीयर्स, ये सारे चीजें भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। स्टमक में जो एसिड है वो एक इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएंगे, दे विल डाई। दीज आर ऑल इनेट इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? एसिड, स्टमक के एसिड, सलाइवा टीयर्स, सलाइवा टीयर्स में एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वो एक एंजाइम होता है जो हमारे सलाइवा और टीयर्स में प्रेजेंट होता है, जो कि बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल नेचर का होता है, बैक्टीरिया को मार सकता है। इसलिए हम इनेट इम्यूनिटी में ये पढ़ रहे हैं कि ये जो चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है, म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट है, म्यूकस कोटिंग में भी म्यूकस क्या है, पैथोजन या एंटीजन को बाइंड कर लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, उसको इधर उधर जाने से रोकता है। म्यूकस आपको पता है ना, म्यूकस has the ability to bind that particular pathogen to itself। और स्टमक के एसिड हेल्प करता है, सलाइवा टीयर्स में जो एंजाइम होता है वो एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, वो हेल्प करता है। सेल्यूलर में हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये यूजुअली फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती है। फैगोसाइटोसिस इज इनगल्फिंग, जो फॉरेन बॉडी आया है उसको इनगल्फ करना, उसको खा जाता है। फैगोसाइटोसिस उसको खा जाता है, फैगोसाइटोसिस से खा जाना, सेल डेथ कर जाना। साइटोकिन हम देखते हैं, इंटरफेरॉन्स एक तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सिक्रीट होते हैं जब कोई एक सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है। एक पर्टिकुलर सेल है, उस वो पर्टिकुलर सेल वायरस से किसी कारण इन्फेक्ट हो गया। अब हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी चाहता है अगर एक सेल इन्फेक्ट हुआ है, हमारा बॉडी क्या चाहेगा, बाकी के सेल्स को हम प्रोटेक्ट कर ले, बाकी के सेल्स इन्फेक्ट ना हो। तो ये एक पर्टिकुलर तरीके का केमिकल रिलीज करता है, केमिकल सब्सटेंस है, ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो बाकी के नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करता है इस वायरस से। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं अपने आसपास के नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर तरीके का केमिकल रिलीज करते हैं, विच आर कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स बोलते हैं हम इसको, INF भी बोलते हैं, शॉर्ट में INF भी बोलते हैं। इंटरफेरॉन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये हम हायर स्टडीज में देखते हैं, अभी आपको जरूरत नहीं है। इंटरफेरॉन्स में इतना याद रखो कि इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, तब रिलीज होता है जब एक किसी सेल को वायरस इन्फेक्ट कर देता है और हम चाहते हैं, हमारा बॉडी चाहता है कि हम बाकी के सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को हम प्रोटेक्टेड रखें, इसलिए इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं। दिस इज द केमिकल। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम देखते हैं दो तरीके के, हम इसमें रिस्पॉन्स देखेंगे, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो मैं अभी समझा रही थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स कब होता है, जब एक पैथोजन या कोई एंटीजन सबसे पहली बार आपके बॉडी में एंटर करता है, तब जो जिस तरीके का इम्यूनिटी हमारा बॉडी दिखाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार वो एक एंटीजन आपके बॉडी में एंटर किया है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स फिर हम किसको बोलेंगे, जब वही पर्टिकुलर एंटीजन सेकेंड टाइम एंटर करता है, तब जिस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बॉडी दिखाता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और सबसे पहली बार जब एंटीजन एंटर कर रहा है तब हमारे बॉडी को पता नहीं, तब हमारा बॉडी रेडी नहीं है, तो तब जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो लोअर इंटेंसिटी का होता है। और जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तब हमारे बॉडी ने ऑलरेडी मेमोरी बना ली है कि हाँ ये तो पहले भी आया था, तो तब जो रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, वो हायर इंटेंसिटी का होता है। और हायर इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स, हायर इंटेंसिटी रिस्पॉन्स होना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये सोचिए। हम कितने सारे डिजीज से बच जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इतने बढ़िया तरीके से काम करता है। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो हाई इंटेंसिटी का होता है, और जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है। हमारे की प्लेयर्स हम देखेंगे, की प्लेयर्स में हमारे कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। हम आगे देखेंगे इनका काम क्या है। बी लिम्फोसाइट्स याद रखना, बी से याद रखना, बी से बॉडी भी याद रखना। बी लिम्फोसाइट्स याद रखना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। टी लिम्फोसाइट्स
बी सेल्स को हेल्प करती है। ये हम और आगे डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए मैंने इतना बोला आपको। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम और दो तरीके की चीजें देखेंगे। क्या है? सबसे पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? ह्यूमरल मीडिएटेड में एंटीबॉडीज का रोल होता है। एंटीबॉडीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, हम फाइट करती है इन्फेक्शन से। यहाँ पे जो चीज फाइट करती है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी वो चीज है, वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे पैथोजन जो एंटीजन से फाइट करता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। एंटीबॉडी को हम ए बी करके भी लिख देते हैं, अगर मैं ए बी लिखूं तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडी। ऑपरेट्स इन द ब्लड ह्यूमर्स ड्रिवन बाय बी लिम्फोसाइट्स। याद रखना, मैंने अभी बोला था ये बी लिम्फोसाइट्स इनको ह्यूमरल मीडिएटेड में बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है। ठीक है, ये एक तरीके के इम्यून सेल्स है। ठीक है, और ये सारे सेल्स जो हैं ये बनते कहाँ हैं? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सब बोन मैरो में बनते हैं। याद रखना, इनका जो ओरिजिन है ये बोन मैरो है, बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो। पर इनका मेच्योरेशन अलग अलग जगह पे होता है। बी लिम्फोसाइट्स का मेच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है, whereas जो टी लिम्फोसाइट्स है इसका मेच्योरेशन थाइमस में होता है। थाइमस इज आल्सो अ ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स का मेच्योरेशन होता है। ये था हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। हमने देखा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज आर द वन हु आर फाइटिंग ऑफ द इन्फेक्शन। सेकेंड हम देखेंगे वो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। दे आर ड्रिवन बाय टी लिम्फोसाइट्स। इसमें टी लिम्फोसाइट्स मदद करती है। अब टी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट्स सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। टी लिम्फोसाइट्स एक तो ड्रिवन, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स मदद करती है। टी लिम्फोसाइट्स कहीं ना कहीं बी सेल्स को भी मदद करती है एंटीबॉडीज बनाने में। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ही हमें ग्राफ्ट रिजेक्शन वाली चीज सहनी पड़ती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में। क्या है इसका मतलब? और ग्राफ्ट रिजेक्शन का हम देखते हैं, हम आजकल देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। अब लोगों के ऑर्गन्स, किसी की डेथ हो जाती है या कोई जस्ट डेथ होने वाली है, हम उसके ऑर्गन्स किसी और को देते हैं। तो जब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जरूरी नहीं है कि हर बार जिसको हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके ऑर्गन दे रहे हैं वो हमेशा उस चीज को ओके रहे। क्यों? क्योंकि जिसमें हम उस ऑर्गन को डाल रहे हैं उसके इम्यून सिस्टम के लिए तो वो फॉरेन ऑब्जेक्ट हुआ। आपको समझ आ रहा है? हम जिस ऑर्गन को डाल रहे हैं एक नए पेशेंट में, वो ऑर्गन तो किसी और पेशेंट से आया है ना, तो वो जो मेन जिसमें हम डाल रहे हैं वो उस ऑर्गन को एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट लेगा और उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो कई बार इम्यून रिस्पॉन्सेज की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। मतलब हमने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है वो कई बार सपोर्ट नहीं करता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है क्योंकि इम्यूनिटी हमारी उसके अगेंस्ट काम करने लगती है। तब हम अलग अलग इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं ताकि इम्यून रिस्पॉन्सेस को कम किया जा सके। क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्सेस कम नहीं होंगे तो हमने जो ऑर्गन डाला है उसको इफेक्ट पड़ेगा, बाकी के और भी ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब एक पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर किया और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की उसको फाइट करने के लिए। उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। होस्ट प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज। हमने खुद के एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस हुए। ये स्लो रहता है बट इफेक्टिव रहता है क्योंकि हमारी बॉडी ने खुद पहचान के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार की होती है। इवन इफ इट्स स्लो बट इट्स इफेक्टिव। इट इज इंड्यूस्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन और डेलिबरेट माइक्रोब इंजेक्शन। ये हो गया एक्टिव इम्यूनिटी, समझ आ गया। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है?
पैसिव इम्यूनिटी होता है जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हो। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, ऐसी बीमारियां हो जाती है जहां पे हमको टाइम नहीं होता, हमारी बॉडी, हम टाइम नहीं दे पाते अपने बॉडी को कि वो अपने अपने तरीके से अपना टाइम लेके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, तब हम एक्सटर्नली एंटीबॉडीज एक पेशेंट को देते हैं, उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। इम्यूनाइजेशन जो हम देते हैं ना, हम पैसिव एंटीबॉडीज ही तो देते हैं। इम्यूनाइजेशन हम जो वैक्सीनेशन देते हैं, और वैक्सीनेशन और जो हम वैक्सीनेशन देते हैं यही तो करते हैं हम बाहर से एंटीबॉडीज बना के हम एक पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। पेशेंट या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तब तो पेशेंट नहीं है जब तक उसको बीमारी हुई नहीं है, तो एक नॉर्मल इंसान में भी हम रेडीमेड एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट करते हैं। फास्ट होता है क्योंकि हम रेडीमेड दे रहे हैं एंटीबॉडीज। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ। कोलेस्ट्रॉम इज दैट मिल्क, जब इनिशियल एक मदर इनिशियल पीरियड ऑफ लैक्टेशन में जो मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस तरीके का एंटीबॉडी है वो? आईजीए। आईजीए ये एक तरीके का एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी हम इसको आईजी क्यों? इम्यूनोग्लोबुलिन का बना होता है। जो एंटीबॉडी है इट इज इम्यूनोग्लोबिन का बना होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का बना होता है। तो इसलिए हम IgA इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी। IgA एक तरीके का एंटीबॉडी है जो हमें कोलेस्ट्रॉम में मिलता है। प्लेसेंटा फीटस रिसीव्स मैटरनल एंटी टेटनस, जो स्नेक वेनम के जो होते हैं उसमें भी हम रेडीमेड एंटीबॉडीज रहती हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं। जब सांप काट लेता है तब हम बॉडी को इतना टाइम नहीं दे सकते कि तुम अपने स्पीड पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, तब तक तो इंसान मर ही जाएगा। तो हम स्नेक बाइट में जो इंजेक्शंस वगैरह देते हैं अगर सांप काट लेता है तो उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं ताकि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो फास्ट हो और इम्यून सिस्टम को अलग से मेहनत ना करना पड़े कि वो पहले एंटीबॉडीज बनाए, वो तुरंत एक्ट करे। इसलिए हम रेडीमेड एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसे हम एंटीवेनम ड्रग्स भी बोलते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन समझा रही हूँ। क्या है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन? ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। सबसे पहले तो हम वीकेंड या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंटीजन जो डिजीज कॉजिंग होता है उसको हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। स्टेप 2 क्या होता है? बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करता है। वैक्सीनेशन में हम यही करते हैं। क्या करते हैं? हम डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को लेते हैं, उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। और इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होती है, मेमोरी बी और टी सेल्स प्रोड्यूस होती है। ताकि किस लिए प्रोड्यूस हो रही है? ताकि सेकेंड टाइम जब सेम वो माइक्रोब आए बॉडी में तो हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम को पता रहे कि ये तो पहले भी आया था। इसलिए ये मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स प्रोड्यूस होती है। स्टेप 4, तो स्टेप 4 क्या है? जब रियल इन्फेक्शन होगा, जब सेकेंड टाइम पे असली वाला माइक्रोब आएगा, वो वीकेंड नहीं होगा, वो डेड नहीं होगा। पहले हमने डेड और वीकेंड दे के अपने बॉडी को पता लगवा दिया कि देखो भाई ऐसा कुछ आ सकता है तुम्हारे फ्यूचर में, ऐसा किसी तरीके का माइक्रोब आ सकता है फ्यूचर में। तो हमने अपने बॉडी को रेडी कर दिया। बेसिकली हमने अपने इम्यून सिस्टम को एक पहले से एक आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसा कुछ आ सकता है फ्यूचर में, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बोल रहे हैं कि भाई रेडी रहो। बेसिकली तो रेडी रहना है। तो जब रियल इन्फेक्शन आएगा तब हमारा बॉडी रेडी रहेगा क्योंकि हमारे बॉडी ने उस एंटीजन को ऑलरेडी देखा हुआ है, भले ही वीकेंड फॉर्म में देखा हुआ है, पर उसने एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बना चुकी है उसके अगेंस्ट। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा हमारा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या बताया था मैंने? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो सबसे पहली बार
एंटीजन या माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, तो किस तरीके का कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स इज मीडिएटेड बाय, कौन से, टी सेल, बी सेल, या दोनों टी सेल बी सेल, या टी सेल भी नहीं बी सेल भी नहीं? व्हाट इज द आंसर? इट इज दिस, दोनों, बोथ टी सेल्स एंड बी सेल्स, दोनों तरीके के सेल्स प्रोड्यूस होंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स में भी। जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, दोनों तरीके के सेल्स प्रोड्यूस होंगे, टी सेल्स बी सेल्स भी, मेमोरी सेल्स भी, मेमोरी बी सेल्स टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बिकॉज इट कंटेन्स, जो हमने अभी अभी पढ़ा, जो कोलोस्ट्रम होता है, इट इज वेरी वेरी रिच इन विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी? IgA। IgA वो एंटीबॉडी है, अलग अलग तरीके के एंटीबॉडी होते हैं, हम पढ़ेंगे। IgA होता है, IgG होता है, IgE होता है। IgE बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलर्जिक रिएक्शन में। IgM होता है, IgD भी होता है। ये मेजरली 5 तरीके के एंटीबॉडीज हैं, पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कोलोस्ट्रॉम की। कोलोस्ट्रॉम में जिस तरीके का एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो है IgA। मैंने क्या बताया था? IG इज नथिंग बट इम्यूनोग्लोबुलिन A। इम्यूनोग्लोबुलिन A जो जिस इस तरीके का जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये न्यूबॉर्न के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो क्वेश्चन क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स IgA एंटीबॉडीज, नॉट IgG, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट फैट्स, कुछ नहीं, इट इज IgA एंटीबॉडीज। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है। एलर्जिक रिएक्शन में जिस तरीके का एंटीबॉडी काम करता है, जो फाइट करने में मदद करता है, इट इज IgE एंटीबॉडी। हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IgE, एलर्जी से याद रखो। एलर्जी जब हम बोलते हैं, हम जब एलर्जी बोलते हैं तो लास्ट में ई का साउंड आ रहा है ना, एलर्जी, इवन इफ इट इज एंडिंग विद वाई, पर एक ई का साउंड आ रहा है ना, ई का एलर्जी। तो जी से याद रखो, IgE एंटीबॉडी हमेशा फाइट करती है जितनी भी तरीके के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं हम, इन्फ्लेमेशन, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स टू हार्मलेस एंटीजन। हाँ, क्या होता है? तो फिर एलर्जी क्या होता है? किसी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हो, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हो किसके अगेंस्ट? पोलन के अगेंस्ट। जैसे मैंने बोला था, पोलन, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, हम पोलन पढ़ रहे थे कि लोगों को पोलन से एलर्जी होती है। तो जो ये सब जो बाहर की चीजें हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट ही तो समझेगा ना, क्योंकि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तो वो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में आएगा तो वो तो इम्यून सिस्टम तो फंक्शन होगा ही, तो वो कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेज दिखाएगा। और वही इम्यून रिस्पॉन्सेज जब एग्जैजरेटेड होंगे, जब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। जैसे कि एलर्जीज में रैशेस देखने को मिलती है, रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग होता है, अलग अलग चीज, लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी रहती है। आपने सुना होगा कि मुझे ये खाने से, मुझे सी फूड से एलर्जी है, मुझे इस चीज से एलर्जी है। एलर्जी का मतलब क्या है? एलर्जी का मतलब ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो जा रहा है उस पर्टिकुलर फॉरेन चीज से। फॉरेन चीज तो है, वो उसका इनबिल्ट नेचर है कि वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा, पर जब एग्जैजरेटेड ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा तो हमारे बॉडी में हमको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कभी रैशेस दिखेंगे, एलर्जी से लोगों को रैशेस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस दिखने को मिलती है, ठीक है, स्नीजिंग, वाटरी आईज, वीजिंग, ये सब भी अलग अलग सिम्टम्स है। दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। जुकाम हो जाना, वाटरी आईज। अब IgE एंटीबॉडीज काम करती हैं, ये भी हमने देख लिया। अब 2 तरीके की सेल्स हैं जो एलर्जीज में काम करती है हमारे लिए। पहला सेल है मास्ट सेल, और दूसरा है मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस हटा दो, आई एम सॉरी, मैक्रोफेजेस नहीं, मास्ट सेल में ही, मास्ट सेल, जो मास्ट सेल है हमारे पास, मास्ट सेल है, जस्ट अ सेकेंड, पेन का हमारा, हाँ, मास्ट सेल, याद रखना
एलर्जीज में जो इम्यून सेल जो काम करता है वो मास्ट सेल है। मास्ट सेल इज दैट सेल, वो इम्यून सेल है जो एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। अब इस मास्ट सेल में दो तरीके के केमिकल होते हैं, वन इज हिस्टामिन, अनदर इज सेरोटोनिन। ये दोनों केमिकल्स रिलीज होते हैं जब हमको कोई एलर्जी होता है। मास्ट सेल्स में से अगर ये कोई मास्ट सेल है तो इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स कंटेन दीज केमिकल्स, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो जब एक एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ये मास्ट सेल ये दो तरीके के हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ये अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं, स्नीजिंग और फिर ये सब जितने भी हमने देखे, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर केमिकल रिलीज हो रहा है। फिर इसके रिस्पॉन्स में हम क्या लेते हैं, हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं। आपने सुना होगा कॉमन कोल्ड, कई बार हम स्नीजिंग वीजिंग करते हैं तो बोलते हैं ना मैं एलर्जिक हूँ, मैं डस्ट से एलर्जिक हूँ। तो हम फिर कई बार क्या लेते हैं, हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। एंटी हिस्टामिन लेते हैं, देखना हम यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, क्यों हम एंटी हिस्टामिन बोलते हैं उस ड्रग को, उस एंटी एलर्जिक ड्रग को हम एंटी हिस्टामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है, मास्ट सेल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रही हैं जो हमारे बॉडी में ये पर्टिकुलर सिम्टम्स कॉज कर रही हैं। अब हम एंटी हिस्टामिन लेंगे, हम ऐसा ड्रग ले रहे हैं जो इस हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करेगा, ताकि हमें जो सिम्टम्स हम जो फील करवा रहे हैं वो ना हो। इसलिए हम क्या लेते हैं, हम एंटी हिस्टामिन लेते हैं। एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक ड्रग है, एंटी हिस्टामिन लेते हैं, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, इम्यून सिस्टम हमारा हो गया। अब ये भी इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, बट एक नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स का भी काम हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का ही है, इम्यूनिटी में ही मदद करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। मैंने बताया था जो बी सेल्स है वो टी सेल्स है, वो ओरिजिन कहाँ है उनका, बोन मैरो में ओरिजिनेट होती है, बोन मैरो में ओरिजिनेट होती है। और लिम्फोइड ऑर्गन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बोन मैरो आता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बोन मैरो आता है, और सारी जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है। बोन मैरो और थाइमस, दीज आर द टू, ए एंड बी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में दो आते हैं, बोन मैरो और थाइमस, बी एंड टी। या इजी है, बोन मैरो में सारी तरीके की ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है। थाइमस भी एक लोबुलर ऑर्गन है, हमारे हार्ट के पास सिचुएटेड होता है। थाइमस इज द प्लेस जहां पे टी सेल मैच्योरेशन होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या आते हैं, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं, माल्ट, गाल्ट, बहुत सारे होते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इनका भी काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो एंटीजन या माइक्रोब आ रहा है उनको ट्रैप करना है। लिम्फोइड, ये जो लिम्फ नोड्स हम पढ़ रहे हैं, ट्रैप्स एंटीजन। देखिए ये जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, आर्मपिट्स में प्रेजेंट है, अलग अलग जगहों पे हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। इन नोड्स का काम ही है, देखना टॉन्सिल्स बोलते हैं हम, फूल जाता है, स्वोलन हो जाता है, बिकॉज इट ट्रैप्स माइक्रोब्स। जब ये लिम्फ नोड्स एंटीजेंस को ट्रैप कर लेते हैं तो ये लोग स्वेल हो जाते हैं, ये लोग इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इनका काम ही है इन एंटीजेंस को कैप्चर करके इनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस कर देना। तो कितना हेल्पफुल है ये सोचो, लिम्फ नोड्स एंटीजेंस को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तरीके का लिम्फोइड टिश्यू, ये सारे टिश्यूज हैं, ये सब तो ऑर्गन्स थे। स्प्लीन इज एन ऑर्गन, ठीक है, बीन शेप्ड होता है, ब्लड को भी फिल्टर करता है, और ब्लड को फिल्टर करने के साथ साथ ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको भी खत्म करता है। उसके बाद माल्ट, ये सब जो है, गाल्ट होता है एक, ठीक है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये लोग भी लिम्फोइड टिश्यू हैं, ये लोग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर काम ही कर रहे हैं, इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे हैं, एंटीजन को ट्रैप कर रहे हैं और इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहे हैं। तो इसके बाद का जो हमारा रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हमारा बच गया है, जैसे एड्स, कैंसर पढ़ना है हमें ड्रग्स पढ़ने हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको हर चीज समझ आई हो। क्लास जरूर से रिवाइज कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।